हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स कि भाई लारावेल का अगर इंटरव्यू होता है फ्रेशर्स का तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर कैसे देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लारावेल, कि भाई लारावेल है क्या। तो लारावेल क्या है? लारावेल एक ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है जो कि टेलर ओटवेल ने डेवलप किया था और ये काफी ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, डिमांडेड फ्रेमवर्क है अभी के टाइम पे। ये एमवीसी आर्किटेक्चर पे चलता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने थोड़ा सा, तो टेलर ओटवेल जो कि डॉट नेट डेवलपर हैं, उन्होंने लारावेल को क्रिएट किया था। वो चाहते थे कि भाई जो कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क है उसको और थोड़ा सा एडवांस कैसे बनाया जाए, जिसकी वजह से इन्होंने लारावेल डेवलप किया जो कि कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क से एडवांस फ्रेमवर्क है। ये चाहते थे कि भाई एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें बहुत ही एलिगेंट, सिंपल सिंटैक्स हो, काफी फ्लेक्सिबल हो, बहुत सारे एडवांस फीचर्स हो। इस तरीके से ये चाहते थे फ्रेमवर्क में, जो कि इन्होंने डेवलप किया अपने लारावेल में। क्योंकि डॉटनेट बैकग्राउंड के थे तो इनकी इच्छा थी कि ऐसा कुछ बनाऊं मैं, ऐसा एक पीएचपी का फ्रेमवर्क बनाऊं जिसमें काफी सारे फीचर्स हो, काफी एडवांस फीचर्स हो, फ्लेक्सिबल हो। और अभी आप देख सकते हैं कि लारावेल में नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो कि इसको काफी फ्लेक्सिबल और एडवांस बनाते हैं। तो ये एक छोटी सी समरी हो गई कि भाई लारावेल क्या है, और आपने इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाना कि टेलर ओटवेल ने इनको लारावेल को डेवलप किया। तो ये अपना बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और काफी में नहीं, कुछ कंपनी नहीं भी पूछती है, बस आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि भाई लारावेल के फीचर्स बता दो कि लारावेल में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो लारावेल के कुछ मेन फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला फीचर है एलोक्वेंट ओआरएम। एलोक्वेंट ओआरएम क्या है? आप लारावेल में देखते होंगे कि हम सिंपल सा लिखते हैं गेट, हैज मैनी, हैज वन, इस तरीके से सिंपल से एक फंक्शन लिखते हैं और वो एक जॉइन क्रिएट कर देते हैं, डेटाबेस से टेबल, डेटाबेस से डाटा को ले आते हैं। मतलब हम छोटा सा फंक्शन लिखते हैं और काफी सारी चीजें परफॉर्म हो जाती हैं। तो ये होता है एलोक्वेंट ओआरएम। लारावेल में क्या होता है, अगर आपको डाटाबेस पे काम करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एलोक्वेंट ओआरएम और क्वेरी बिल्डर, जिससे कि अपने सिंटैक्स को काफी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। ये कंट्रोलर पे गया मैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना लेटेस्ट पैजिनेट, तो देख रहे हो मैंने सिंपल लिखा कि भैया लेटेस्ट डाटा लेके आओ और उसको क्या करो, पैजिनेट कर दो कि एक बार में 10 दिखने चाहिए। तो ये जो आप लिख पा रहे हैं ना, ये लिख पा रहे हैं एलोक्वेंट ओआरएम की वजह से। एलोक्वेंट ओआरएम क्या करता है, हमारे डेटाबेस के कोड को शॉर्ट कर देता है कि हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है एलोक्वेंट ओआरएम की वजह से। बाकी एलोक्वेंट ओआरएम क्या है इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेरी बिल्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेरी बिल्डर भी एलोक्वेंट ओआरएम जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेरी बिल्डर में कोड लिखने का तरीका, क्वेरी बिल्डर में हमें क्या करना होता है कि हम इसके बने बनाए फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और अपने एसक्यूएल क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड नंबर है रिवर्स राउटिंग। रिवर्स राउटिंग बहुत ही अच्छा फीचर है लारावेल का। इसका यूज करके हम अपने वेबसाइट के यूआरएल को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेज का यूआरएल बनाया अबाउट अस, अब आपको इन फ्यूचर आपको उसका यूआरएल बदलना है, अबाउट डिजिटल ओशियन ऐसा नाम उसको देना है। अब अपने जहां जहां अबाउट अस का लिंक लगाया होगा आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा अगर आप कोई पुराना तरीका यूज करते हैं। लेकिन रिवर्स राउटिंग में ऐसा फीचर है कि आप सिर्फ राउट फाइल में चेंज करोगे और वो आपके सारे पेजेस में जाके चेंज हो जाएगा, आपको कहीं पे भी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिवर्स राउटिंग। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, तब आप इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि क्या है। फोर्थ नंबर है रिसोर्स कंट्रोलर एंड रिसोर्स राउट्स।
रिसोर्स कंट्रोलर रिसोर्स राउट्स में क्या होता है, रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है कि लारावेल में आप कमांड लाइन से रिसोर्स कंट्रोलर बना सकते हैं, जिसमें क्या है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारे फंक्शंस बने बनाए मिल जाते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। ऐसे रिसोर्स राउट्स में क्या होता है कि राउट में जाके अगर आप रिसोर्स राउट्स बनाते हो तो आपको गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच, पुट ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप सिंगल लाइन लिखोगे राउट्स का तो ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ राउट्स क्रिएट कर देता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन भी काफी अच्छा फीचर है लारावेल का। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन का यूज किया जाता है कि भाई अगर मुझे डाटाबेस में कोई टेबल बनानी है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, कोई टेबल का कॉलम अपडेट करना है, तो मैं कमांड के थ्रू कर सकता हूँ। मैं पीएचपी का कोड लिखूंगा, वो डाटाबेस में जाके कर देगा। तो माइग्रेशन क्या एक तरह से रिकॉर्ड रखता है कि आपके डाटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, कब बनाई थी आपने, कौन सा कॉलम अपडेट किया था। तो ये भी काफी यूजफुल फीचर है कि आपको पीएचपी माई एडमिन में जाने की जरूरत नहीं है, आप पीएचपी फाइल में कोड लिखकर टेबल बना सकते हैं। डाटाबेस सीडिंग, डाटाबेस सीडिंग का यूज किया जाता है डमी डाटा इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को पेजिनेशन बनाना है, अब पेजिनेशन बनाने के लिए मेरे को डमी डाटा की जरूरत पड़ेगी कि भाई मेरे को 20-30 डमी डाटा डालना है। तो इसमें क्या होता है, डाटाबेस सीडिंग जो है काफी यूजफुल होता है हमारा लारा में। उसके बाद है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का यूज करके आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ब्लेड टेम्पलेट इंजन, ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या होता है लारावेल में, इसकी वजह से हम काफी सिंपल और शॉर्ट सिंटेक्स लिख पाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, तब आप रिलेट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे जो आप सिंटेक्स देख रहे हैं डबल करली ब्रेसेस, ये हम लिख पा रहे हैं ब्लेड टेम्पलेट इंजन की वजह से। कि ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या है, इस एलिगेंट, इस मॉडर्न सिंटेक्स को रीड कर पाता है और इसको एक नॉर्मल पीएचपी में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे देता है। तो ये होता है इसका ब्लेड टेम्पलेट इंजन, जिसकी वजह से आप इस तरीके के मॉडर्न सिंटेक्स इस पे लिख पा रहे हो। लेजी कलेक्शन, लेजी कलेक्शन को आप लेजी लोड भी बोल सकते हो। लेजी कलेक्शन का काम ये होता है कि आप अपने डाटा को डिवाइड करके लोड करना चाहते हो, मतलब जो हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है और हम चाहते हैं उसको टुकड़ों में डिवाइड करके लोड कर सके, इस चीज को बोला जाता है लेजी लोड। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसको ऑथेंटिकेट करे, या कोई भी वेबसाइट का यूआरएल हिट कर रहा है तो उसको ऑथेंटिकेट करे। ये होता है ऑथेंटिकेशन। लारावेल में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन बिल्ट इन मिलती है हमें। भाई नॉर्मल पीएचपी में अगर आपको यूजर को वेरीफाई करना है तो आप कोड लिखते हो, जबकि लारावेल में ऐसा नहीं है। लारावेल में ऑथेंटिकेशन हमें काफी हद तक बिल्ट इन मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है। उसके बाद है आर्टिशन। आर्टिशन क्या है, आर्टिशन एक कमांड लाइन टूल है जिसका यूज करके हम लारावेल में कमांड चला पाते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिशन मेक मॉडल, तो वो सब हम कर पाते हैं आर्टिशन कमांड लाइन टूल की वजह से। तो ये लारावेल के कुछ मेन फीचर्स हैं जो लारावेल को पावरफुल बनाते हैं, लारावेल को डिमांडेड बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो ब्लेड इंजन, कि भाई लारावेल में ब्लेड इंजन क्या है, उसको डिटेल में समझते हैं हम। Blade is a powerful templating engine of a Laravel to write your code in modern way with elegant syntax। जैसे मैंने बताया कि Blade क्या है, एक टेम्पलेट इंजन है Laravel का, जिसका यूज करके हम Laravel में काफी मॉडर्न तरीके से कोड लिख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, इसको लिखने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अपनी फाइल को इस तरीके से सेव करें, .blade.php। नॉर्मली अभी तक हम जो PHP में करते आ रहे हैं .php में सेव करते हैं, लेकिन ब्लेड इंजन लारावेल में यूज होता है और ब्लेड सिंटेक्स आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा .blade.php। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने कि अभी अगर डाटा हमें डिस्प्ले करना है तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर हमें लूप चलाना है
तो हम एट द रेट लिखते हैं, एट द रेट 4, एट द रेट एंड 4, हम कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आप एट द रेट एंड 4, एट द रेट एंड इफ, इस तरीके से मॉडर्न सिंटेक्स आप लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लेड इंजन लारावेल। फोर्थ नंबर आपसे पूछा जाएगा कि जी आर्टिशन को डिटेल में बता दो। तो फीचर में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आर्टिशन क्या है? कमांड लाइन टूल है which provides a set of commands in a Laravel that help us to create controller, model and migration etc. कि भाई आर्टिशन जो है एक कमांड लाइन सॉरी आर्टिशन जो है एक कमांड लाइन टूल है जो कि हमें सेट ऑफ कमांड्स देती है, मतलब हर चीज के लिए हमें कमांड देती है। तो ये आपको कंट्रोलर बनाना है तो आप लिखो PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, अगर आपको मॉडल बनाना है तो आप लिखो PHP आर्टिशन मेक मॉडल। तो ये क्या करता है, हमारे काम को ना इजी कर देता है। वो देसी तरीका नहीं है कि हम एक एक चीज के लिए कोड लिख रहे हैं, ये हमारे कोड को कम कर देता है, हमारा टाइम बचाता है काफी। लेकिन मॉडर्न तरीका हो गया प्रोग्रामिंग करने का। तो ये होता है हमारा आर्टिशन लारावेल। जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो कंट्रोलर क्रिएट करना है तो ऐसे लिखना होता है, मॉडल क्रिएट करना हो, माइग्रेशन चलानी हो, PHP आर्टिशन माइग्रेट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इंपोर्टेंट फोल्डर्स ऑफ लारावेल, कि भाई वो इंपोर्टेंट फोल्डर्स मेरे को बता दो लारावेल के जिसमें काफी ज्यादा काम किया जाता है, जो बहुत ही कॉमन है, जो बार बार यूज में लाए जाते हैं प्रोजेक्ट। तो इसमें देखो सबसे पहला है ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर के अंदर क्या होता है, कंट्रोलर, मॉडल, प्रोवाइडर, मिडलवेयर, ये सारे फोल्डर्स होते हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे कंट्रोलर है, हम कंट्रोलर बनाते हैं हर एक चीज के लिए। मॉडल है, हम मॉडल बनाते हैं। मिडलवेयर है, ऑथेंटिकेशन के लिए मिडलवेयर क्रिएट करते हैं। प्रोवाइडर्स कम यूज करते हैं, उतना नहीं करते, लेकिन इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है। उसके बाद हम यूज करते हैं डाटाबेस फोल्डर। डाटाबेस फोल्डर में हम काम करते हैं माइग्रेशंस पे, फेकर सीडर पे, सीडर फोल्डर होता है उस पर काम करते हैं जब हम डाटाबेस में डाटा को सीड करते हैं। तो थर्ड नंबर है आपका पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है कि अपनी इमेज फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, robots.txt फाइल, htaccess फाइल, ये सारी फाइल्स हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जिसको ब्राउजर रीड कर सके, गूगल का क्रोलर जो है वो रीड कर सके। रिसोर्सेस के अंदर हम अपने डिजाइन पेजेस को रखते हैं व्यू फोल्डर के अंदर। ब्राउज के अंदर हम API.php और web.php इस पे ज्यादा काम करते हैं। तो ये कुछ मैंने मेन फोल्डर के नाम लिखे जिसपे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये भी पूछ ले जाता है, एक बिगनर से ना पूछ ले जाता है कि भैया जरा बताओ कौन कौन से फोल्डर में ज्यादा काम किया जाता है और कौन कौन सी फाइल्स होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रिवर्स राउटिंग। देखो फीचर में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया रिवर्स राउटिंग क्या है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि रिवर्स राउटिंग का क्या बेनिफिट है। देखो रिवर्स राउटिंग इज अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ लारावेल टू जनरेट URL dynamically by route name. It makes our application more flexible and it helps us in URL management. जैसा मैंने बताया कि भाई रिवर्स राउटिंग जो है लारावेल का बड़ा ही पावरफुल फीचर है, जिसका यूज करके हम अपने वेबसाइट के URL को मैनेज कर सकते हैं आसानी से। इन फ्यूचर अगर हमें कोई URL बदलना भी पड़ा तो अपने व्यू, अपने डिजाइन पेजेस में हमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसमें देखो कैसे बताया, हाउ रिवर्स राउटिंग मेक्स एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल। इसने बताया भी कि कैसे हमारे ये एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें अगर सबसे पहले हम देखें, इन ए ट्रेडिशनल routing, developer define URLs explicitly in their code, mapping them to specific controller actions. However, this can lead to issues with maintainability and refactoring, and you may need to update your URL in multiple places. जैसे बता रहा है कि अगर हम पहले के तरीके की बात करें, पहले के तरीके के क्या होता था, हमने कोई URL बनाया एक पर्टिकुलर कंट्रोलर के फंक्शन का,
और वो हमने क्या करा, HREF में अलग अलग जगह पे जाके डिफाइन कर दिया। अब अगर मेरे को चेंज करना है, अब मेरे को चेंज करना, तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को जाकर चेंज करना होगा बार बार जाके, जहां जहां भी मैंने लिंक दिया होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जबकि रिवर्स राउटिंग में ऐसा नहीं है। रिवर्स राउटिंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, अब तब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। तो चलते हैं web.php पे। मैं गया यहाँ पे web.php पे, web.php पे गया मैं, और यहाँ आप देखोगे web.php पे जो हम बनाते हैं ना रिवर्स राउटिंग, वो इस तरीके से, इसको नेम्ड राउट भी बोला जाता है। ये देखो मैंने राउट बनाया कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, और इस कॉन्टैक्ट लिस्टिंग का मैंने क्या करा, ये नाम दे दिया कॉन्टैक्ट डॉट लिस्ट, ये नाम मैंने दे दिया। अब इसको देखो मैं यूज कैसे कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ अपने व्यू पे और आपको दिखाता हूँ, रिसोर्स व्यूज, व्यू, इसमें चलते हैं इंडेक्स पे। तो आप इंडेक्स पे देखो, मैंने यहाँ लिखा राउट और यहाँ मैंने लिखा कॉन्टैक्ट डॉट लिस्ट। इसमें क्या होता है, अगर इन फ्यूचर ये कॉन्टैक्ट डॉट लिस्ट क्या है, इस वाले यूआरएल को रेंडर करेगा। अब इन फ्यूचर आपको नाम बदलना है भाई, कॉन्टैक्ट एल टेस्टिंग ये सब नाम ही देना, कुछ और नाम देना है, आप यहाँ नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने डिजाइन पे यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉसिबल हो पा रहा रिवर्स राउटिंग की वजह से। अगर मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊं, एक सेकेंड आपको रन करके दिखाता हूँ, तब आप ज्यादा इसको समझ पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और ये पता होना चाहिए बिगनर, क्योंकि ये बार बार यूज में आता है और ये कॉमन प्रॉब्लम कि भाई अगर हमने यूआरएल बदल दिया तो फिर आप जाके बदलो जहां जहां भी आपने इंटरलिंकिंग करी होगी। देखो दिखाता हूँ, जैसे मैंने रन किया, देखो कॉन्टैक्ट लिस्ट 1 पे मैंने क्लिक करा, तो ये देखो इसका यूआरएल इस वक्त ये बन रहा है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं गया अपने web.php में, मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट REV। देख रहे हो मैंने डिजाइन में कुछ चेंज नहीं करा, डिजाइन में कॉन्टैक्ट डॉट लिस्ट लिखा हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पे, आप क्लिक करो, देख रहे हो यूआरएल बदल गया अपने आप, जबकि मेरे को कहीं पे भी HREF में कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। तो ये बड़ा ही बहुत ही अच्छा फीचर लगा मेरे को रिवर्स राउटिंग, ये काफी ज्यादा काम इजी कर देता है हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया और रिवर्स राउटिंग क्या है, तो ये आपको अच्छे से समझाना है इंटरव्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंस बिटवीन web.php एंड API.php। आप जब राउट्स में जाते हैं तो राउट्स में आपके पास ये 4 फाइल दिखती है, API, चैनल, कंसोल, वेब। जनरली वेब ज्यादा यूज होती है और API ज्यादा यूज होती है। इसमें ना कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस बता दो कि web.php में कौन से राउट हमें बनाने हैं और API.php में कौन से राउट हमें बनाने हैं। तो देखो होता क्या है, जो हमारे वेबसाइट के पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जो भी चल रहे हैं, उसके राउट हम बनाते हैं web.php में, और जो भी हम API बना रहे हैं उस API के जो भी राउट्स होते हैं वो हम बनाते हैं API.php में। अब क्वेश्चन ये आता है, क्रॉस क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है इंटरव्यूअर कि जी अगर हम API का URL web.php में बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, API.php में ही क्यों बनाएं। तो देखो होता क्या है, web.php में ये क्या करता है, CSRF टोकन चेक करता है। फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म आपने बनाया और उस फॉर्म की आपने API बना दी, इंसर्ट API। अब अगर उसको आप web.php में मेंशन करोगे तो वो चलेगा ही नहीं। पोस्टमैन से अगर उस इंसर्ट API के URL को हिट करोगे तो वो कहेगा कि भैया CSRF टोकन दो। अब API में CSRF टोकन कहाँ से दे हम, तो इसीलिए जब हम API बनाते हैं तो API का राउट हमें हमेशा API.php में बनाना चाहिए, ताकि जब हम उसकी टेस्टिंग करें पोस्टमैन में तो हमें CSRF टोकन डालने की जरूरत ना पड़े। तो आप ये सिंपल सा फंडा रखना है आपको कि जो नॉर्मल पेजेस हैं वो web.php में
और जो एपीआई के हैं वो एपीआई डॉट पीएचपी में। क्यों, मैंने ये भी बताया, CSRF की वजह से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिसोर्स कंट्रोलर एंड रिसोर्स राउट। देखो ये सारे क्वेश्चन उसी में से निकले हैं, फीचर्स में से। फीचर्स में तो आपको बस मेन मेन फीचर बता देने कि ये फीचर है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। लेकिन अगर आपसे कोई पर्टिकुलर फीचर्स पूछ लिया जाए डिटेल में, तो आपको डिटेल में ही पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पूछा जा रहा है रिसोर्स कंट्रोलर क्या है और रिसोर्स राउट क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा अभी। रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है, जब भी आप इस तरीके से कंट्रोलर बनाएंगे रिसोर्स कंट्रोलर, तो रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है, देखो मैंने इसमें क्रिएट करा हुआ, देखो टेस्ट कंट्रोलर मैंने क्रिएट करा है। तो रिसोर्स कंट्रोलर, सॉरी इसमें नहीं करा मैंने, कोई नहीं, एक करके दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोलर बना के दिखा देता हूँ। इसी को कर लेते हैं कॉपी, इसने बना दिया कंट्रोलर, नहीं तो कोई, ये देखो। तो जब आप रिसोर्स कंट्रोलर बनाते हैं तो इस तरीके से फंक्शन आपको बनाकर दे देगा पहले से। ये तो हो गया रिसोर्स कंट्रोलर। अब बात आती है कि रिसोर्स राउट क्या है। रिसोर्स राउट क्या होता है कि अब देखो इसने तो बना दिए इतने सारे फंक्शन। अब अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या करोगे, web.php में जाओगे, एक एक करके यूआरएल बनाओगे, गेट, पोस्ट, एडिट के अलग, इंसर्ट के लिए अलग, शो करने के लिए अलग। जबकि रिसोर्स राउट में क्या होता है, हम इस तरीके से बनाते हैं, राउट रिसोर्स, और जो भी आपको मेन नाम देना है ना, वो मेन नाम दे दो। ये सिंगल लाइन क्या करेगा, ये सिंगल लाइन आपके इस कंट्रोलर के जितने भी फंक्शन है उन सब के राउट्स बना देगा ऑटोमेटिकली। आपको एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा कोड को काफी शॉर्ट कर रहा है कि अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम अलग अलग राउट क्रिएट करेंगे हर फंक्शन। जबकि रिसोर्स राउट का कहना है कि नहीं भाई, सिंगल लाइन लिख दो, मैं सारे राउट्स ऑटोमेटिकली बना दूंगा। तो ये होता है रिसोर्स राउट्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसको रिसोर्स भी बोला जाता है, कभी कभार रेस्ट कंट्रोलर या रेस्ट राउट भी बोल देते हैं। देखो एग्जांपल मैंने दिखा रखा है कि अगर हम ऐसे रिसोर्स राउट बना रहे हैं, ये क्या करेगा, इस तरीके से देखो इतने राउट्स बना देगा अपने आप। तो ये होता है हमारा रिसोर्स राउट। ये काफी ज्यादा यूजफुल है। देखो ये सब तो बिगिनर को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है ना, ये बार बार काम आने वाली चीज है। जब आप एडमिन पैनल बनाएंगे तो वहां पे ये राउट्स बार बार यूज होंगे। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप क्या अपने राउट्स को काफी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको ऐसे वन बाय वन इतने सारे राउट्स बनाने पड़ेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज ORM। कि भैया ORM क्या है। हमने फीचर में इसका जिक्र किया था, एलोक्वेंट ORM। आपसे हो सकता है वो एलोक्वेंट ORM पूछ ले, या फिर कभी कभार पूछ लेगा कि एलोक्वेंट ORM छोड़ो, आप सिर्फ ये बताओ ORM क्या होता है। कि भाई लारावेल का फीचर तो है एलोक्वेंट ORM, वो तो ठीक बात है, लेकिन आप मेरे को ORM बता दो सिर्फ कि ORM क्या है। तो देखो ORM क्या है, ORM की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, a technique that maps database table to PHP class and object। ये कह रहा है कि ORM की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, और ये एक टेक्निक है जो आपके डाटाबेस के टेबल्स को PHP के क्लास से कनेक्ट करती है। Instead of writing raw SQL query, you can use methods and properties of these objects to interact with the database। इसका कहना है कि भाई आप जो है क्वेरी लिखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, इंसर्ट इनटू अपडेट, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप ORM का सिंपल सा मेथड यूज कर लो, सेव मेथड, फाइंड मेथड, इस तरीके से मेथड यूज कर लो, आप पूरा कोड मत लिखो। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन है ना, वो काफी इजी कर रहा है कि बार बार हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, और हमारा टाइम भी बचा रहा है। जैसे हमने लिखा, ORM frameworks provides an abstraction layer that hides the complexity and details of the database, making your code more readable, maintainable and portable। सही बात है। देखो ये क्या कर रहा है कि ORM क्या करता है, ORM हमारे से कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर देता है और सिंपल से फंक्शंस हमें बनाकर दे देता है, जो कि हमारे कोड को काफी शॉर्ट करते हैं, काफी रीडेबल बनाते हैं।
ORM frameworks uses different strategies to map objects. अब जैसा कि ये बता रहा है कि भैया जो डाटाबेस का टेबल है और जो हमारी PHP का फाइल है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ORM जो है अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज यूज करता है। इसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी है एक्टिव रिकॉर्ड, where each object corresponds to a single row in a table and has method to insert, update, delete and query the data, such as Eloquent from Laravel and Model from Coordinator. Eloquent जो है Laravel का, वो कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करता है? एक्टिव रिकॉर्ड स्ट्रेटेजी यूज करता है। सेकेंड स्ट्रेटेजी है डाटा मैपर, is another common strategy where each object corresponds to a single row in a table, but the mapping is handled by a separate layer that handles database interactions. Doctrine and Propel are two ORMs that uses this pattern. जो डॉक्ट्रिन ORM है वो यूज करता है डाटा मैपर टेक्निक। ऐसी रिपोजिटरी एक स्ट्रेटेजी है जो कि सिम्फनी यूज करता है। तो इतना डिटेल अगर आप नहीं भी बताओगे तो चलेगा, आप सीधा से बता सकते हो कि जी ORM जो है एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे डाटाबेस की टेबल्स को हमारे PHP क्लास से कनेक्ट करती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमें SQL की क्वेरी ज्यादा नहीं लिखनी पड़ती, हम सिंपल सॉर्ट फंक्शंस यूज कर लेते और काफी इजीली काम कर पाते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है ORM की वजह से। अब इसी में आगे चलते हैं कि भाई जैसे इसने बताया एडवांटेज, रिड्यूस कोड, इम्प्रूव सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी। सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव करता है? जितनी भी ORM है ना वो यूज करते हैं PDO, और PDO की वजह से हमारा कोड सिक्योर हो जाता है। हमें मैनुअली PDO का हार्ड कोड लिखना नहीं पड़ता, वो हमें इसमें लिखा लिखाया मिल जाता है, जिससे हमारी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और कोड भी कम लिखना पड़ता है। और कुछ पॉपुलर ORM का नाम बता देना, जैसे कि एलोक्वेंट लारावेल का, डॉक्ट्रिन, रेडबिन, प्रोपल, स्पॉट, ये सब कुछ पॉपुलर ORMs है PHP के। हर लैंग्वेज के अपने ORMs होते हैं, तो ये आपको ORMs के बारे में ना पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी ORM से रिलेटेड आ गया, किसी एलोक्वेंट ORM बता दो। तो अगर आपसे एलोक्वेंट ORM पूछा जाता है तो आप सीधे एलोक्वेंट ORM बता सकते हो। अगर आपसे ORM पूछा जाता है तो आप ORM के बारे में बता सकते हो। एलोक्वेंट ORM क्या है? लारावेल का फीचर है जिसका यूज करके हम क्या है डाटाबेस से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। As the developers need to create complex websites and other applications, they prefer hassle-free and shorter development। कि भाई एलोक्वेंट ORM की वजह से हम काफी शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा कोड लिखकर काम कर पाते हैं। ये हमारे प्रोडक्शन को काफी फास्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल कि भाई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आप एरे बनाओ और क्रिएट कर दो। ऐसे ही अगर डाटा रिट्रीव करना है, आप लिखो ऑल, ये सारा डाटा ले आएगा। आप लिखो फाइंड, एक पर्टिकुलर फाइंड कर देगा डाटा। डिलीट करना है, डिलीट लिख दो। रिलेशनशिप में हैज मैनी, हैज वन लिख दो, ये जॉइंट्स बना देगा दो टेबल्स के बीच। तो एलोक्वेंट कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा काम बहुत इजी कर देता है डाटाबेस के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें क्वेरी वगैरह नहीं लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ठीक है, तो आप क्वेरी बिल्डर बता दो। जब एलोक्वेंट इतना अच्छा, तो क्वेरी बिल्डर का क्या काम? देखो एलोक्वेंट में क्या है, आपको अपना कस्टम मतलब रो SQL नहीं लिख सकते, अपनी क्वेरी नहीं लिख सकते। अब कभी कभार ऐसी जरूरत होती है हमें कोई कस्टम क्वेरी लिखनी होती है, तो उसके लिए फिर हमारे पास है क्वेरी बिल्डर। क्वेरी बिल्डर प्रोवाइड्स एन इजी इंटरफेस टू रन database queries. It can be used to perform all the database operation like CRUD operation, aggregate methods, etc. Query builder uses PDO, so it provides security and portable with multiple databases. Query builder और eloquent में अगर एक नॉर्मल सा डिफरेंस देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि एलोक्वेंट में आप रो SQL क्वेरी नहीं लिख सकते, जबकि क्वेरी बिल्डर में आप लिख सकते हैं। क्वेरी बिल्डर को यूज करने के लिए आपको DB, ये DB क्या है? एक फसाड है, एक क्लास फाइल है जिसको आपको इंपोर्ट करना होता है, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, टेबल का नाम, गेट टेबल का नाम, वेयर, फिर कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें आप अपनी SQL क्वेरी भी लिख सकते हैं चाहे।
तो ये थोड़ा सा ना फैमिलियर हो जाता है कि भाई किसी को अपना कस्टम कोई क्वेरी लिखनी है तो आप इसमें लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलोक्वेंट एंड क्वेरी बिल्डर कि जी एलोक्वेंट ओआरएम और क्वेरी बिल्डर में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस है एलोक्वेंट ओआरएम टेक्स मोर मेमोरी, क्वेरी बिल्डर टेक्स लेस मेमोरी। मतलब अगर परफॉर्मेंस की बात आई ना तो क्वेरी बिल्डर ज्यादा पावरफुल है। एलोक्वेंट ओआरएम टेक्स मोर टाइम, क्वेरी बिल्डर टेक्स लेस टाइम। क्योंकि एलोक्वेंट ओआरएम जो है काफी ज्यादा टाइम लेता है क्वेरी बिल्डर। लो परफॉर्मेंस फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए एलोक्वेंट, तो एलोक्वेंट क्या है ना, छोटी मोटी वेबसाइट छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो क्वेरी बिल्डर ज्यादा सुटेबल है। जबकि जब हम काम करते हैं तो दोनों का मिक्सअप यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट में क्वेरी बिल्डर यूज कर रहे हैं फिर पूरे प्रोजेक्ट में एलोक्वेंट यूज कर रहे हैं। मिक्सर यूज करते हैं, एलिफेंट भी करते हैं, क्वेरी बिल्डर भी करते हैं। कोडिंग क्वालिटी इज ग्रेट हियर, कोडिंग क्वालिटी इज नॉट ग्रेट। एलोक्वेंट ओआरएम में क्या होता है, काफी शॉर्ट हो जाता है सिंटैक्स, जबकि क्वेरी बिल्डर में थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ता है। इसीलिए ये बोल रहा है कोडिंग क्वालिटी इज ग्रेट और कोडिंग क्वालिटी इज नॉट। कोड इज इजी एंड यूजर फ्रेंडली, कोड वाज कॉम्प्लेक्स व्हेन वी यूज्ड इट। सही बात। एलोक्वेंट ओआरएम में क्या है, हमें जॉइन बनाना है तो हैज मैनी, हैज वन, बिलोंग्स टू मैनी, इस तरीके से हम लिखेंगे और जॉइन क्रिएट हो जाता है। जबकि क्वेरी बिल्डर में इतना इजी नहीं है, वहां पर आपको लिखना। बेस्ट फिट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, बेस्ट फिट फॉर बिग प्रोजेक्ट। मतलब मोटा मोटा अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये है कि जी एलोक्वेंट ओआरएम छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, बड़े प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक नहीं है। और क्वेरी बिल्डर को अगर हम देखें तो ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है क्योंकि मेमोरी कम कंज्यूम करेगा और परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी सही है। तो हालांकि अगर मैं देखूं ज्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, एलोक्वेंट भी यूज करते हैं, क्वेरी बिल्डर भी यूज करते हैं। तो आपको दोनों अच्छे से आना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज माइग्रेशन, इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ माइग्रेशन। कि भाई माइग्रेशन क्या है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हमें बताओ। माइग्रेशन इज a useful feature of a Laravel. It allows you to create a table without interacting with the database manager like phpMyAdmin, SQLite or whatever you are using. माइग्रेशन जो है ये लारावेल का बड़ा ही यूजफुल फीचर है जिसका यूज करके हम डाटाबेस में अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का कोई भी कॉलम हम अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बिना phpMyAdmin के जाए। ये सब पॉसिबल है माइग्रेशन की। माइग्रेशन एक्ट्स लाइक अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम डाटाबेस। माइग्रेशन एक डाटाबेस के वर्जन कंट्रोल तरीके से काम करता है कि हमारे वर्जन को कंट्रोल करता है कि हमारी पहले ये टेबल थी फिर हमने कुछ अपडेट किया तो उसका रिकॉर्ड रखता है, ये सब चीज का रिकॉर्ड रखता है प्रॉपर फाइल बना के। माइग्रेशन कैसे करते हैं, माइग्रेशन करने के लिए हमें लिखना पड़ता है PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन, और जो भी हम टेबल का नाम बनाना चाहते हैं वो। तो ये क्या करता है, एक फाइल क्रिएट कर देता है डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन। देखो डाटाबेस में माइग्रेशन में इस तरीके से फाइल क्रिएट कर देता है डेट के साथ, जैसे ये 2023-07 इस तरीके से। तो इसमें हमारे पास ये फंक्शन होता है क्रिएट और डाउन। क्रिएट का यूज करते हैं जब भी हमें कुछ इंसर्ट करना होता है, जैसे इसमें लिखा ना, माइग्रेशन क्लास कंटेन 2 मेथड्स अप एंड डाउन। द मेथड अप इज यूज्ड टू न्यू टेबल्स कॉलम। जब भी मतलब हमें कुछ नया बना करना है, इंसर्ट वगैरह करना है तो वो अप मेथड में लिखते हैं, और डाउन मेथड में इसका अपोजिट है, जब भी हमें कोई डिलीट कुछ भी करना हो तो वो हम डाउन मेथड। इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन को रन करने के लिए हम कमांड लिखते हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट। रोल बैक करना है
तो हम लिखते हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट रोल बैक। अगर कुछ स्टेप तक करना है कि भाई सिर्फ 3 स्टेप तक करना है तो हम लिखते हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट रोल बैक स्टेप 3। तो ये 3 स्टेप तक आपके माइग्रेशन को रोल बैक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेकर एंड सीडर, कि भाई फेकर क्या है और सीडर क्या है लारावेल। फेकर क्या है, ये लारावेल का पैकेज है, इसका यूज हम करते हैं फेक डाटा जनरेट करने के लिए, जैसे कि नेम, ईमेल, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कुछ भी डमी डाटा हमें जनरेट करना उसको हम यूज करते हैं फेकर। फेकर क्या है, मतलब एक क्लास फैक्ट्री कह सकते हो, इसमें फैक्ट्री, उसको हमें इंपोर्ट करना होता है। आप सिंपल कह सकते हो क्लास है जिसको हमें इंपोर्ट करना होता है, और फिर हम उस फेकर का यूज करके डाटा जनरेट करते हैं। फेकर नेम, फेकर ईमेल, फेकर फोन नंबर। तो ये क्या करता है, फेक डाटा जनरेट करता है। सीडर का काम होता है डाटा को सीड करना, कि भाई ठीक है डाटा हमने फेक जनरेट तो कर लिया, अब उसको मुझे इंसर्ट करना है, तो वो काम करता है सीडर। सीडर इज ए क्लास फाइल which is used to insert data into database table. It is generally used with faker when we want to insert some dummy data into database. सिंपल वे में कहें कि अगर हमें जो फेक डाटा हमने जनरेट किया उसको डाटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सीडर। सीडर यूज करने के लिए हमें पहले सीडर क्रिएट करना होता है। सीडर क्रिएट करने के बाद हम सीडर को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको सीड कर देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन लारावेल। जब आप एलोक्वेंट पे काम कर रहे हो, रिलेशनशिप पे काम नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं है एलोक्वेंट यूज करने। इसीलिए पूछा जाता है कि भैया लारावेल में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप। सबसे पहला है 1 to 1, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कनेक्टिविटी, इस चीज को बोलते हैं 1 to 1। जैसे एग्जांपल, a user has only one ID card, a student can have only one profile। एक टेबल है स्टूडेंट की और एक टेबल है प्रोफाइल की, तो एक स्टूडेंट की एक ही प्रोफाइल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का एक से रिलेशन, इसलिए से बोला था 1 to 1 रिलेशन। 1 to many, दो टेबल है लेकिन एक टेबल का डाटा इसमें बहुत हो सकते हैं, जैसे कि ब्रांड है मैनी कार्स, एक टेबल है ब्रांड और एक टेबल है कार, तो एक ब्रांड की मल्टीपल कार हो सकती है। ऐसे दूसरा एग्जांपल है कैटेगरी और ब्लॉग्स, एक टेबल है कैटेगरी, एक टेबल है ब्लॉग, तो एक कैटेगरी के बहुत सारे ब्लॉग्स हो सकते हैं। तो ये है 1 to 1। थर्ड नंबर है मैनी टू मैनी। इसमें क्या हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है सब्जेक्ट, और इसमें एक थर्ड टेबल बनाते हैं जो इन दोनों का कॉमन, स्टूडेंट अंडरस्कोर सब्जेक्ट। ये कैसे कनेक्ट, अब एक स्टूडेंट है उसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इट इज, और एक सब्जेक्ट है जो मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है, वही मैथ है वो बहुत सारे स्टूडेंट का होगा। तो यहाँ जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है मैनी टू मैनी का हो, इसके लिए एक कॉमन टेबल बनाना जरूरी होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की आईडी स्टोर करते हैं और सब्जेक्ट की आईडी स्टोर करते हैं और इन दोनों फिर दोनों टेबल को कनेक्ट करते हैं। तो ये है मैनी टू मैनी। फोर्थ नंबर है हैज वन थ्रू। इसमें हमारे पास 3 टेबल है, मैकेनिक्स, कार्स, ऑनर्स। ये जो है ना, इसमें देखो क्या होता है कि भाई मैकेनिक्स एंड द ऑनर्स have no direct relationship within the database. The mechanic can access the owner to the car। मतलब अब इसमें देखो समझो इसे, हमारे पास 3 टेबल है, मेरे को मैकेनिक्स टेबल्स और ओनर्स टेबल, मतलब इस मैकेनिक को इस ओनर की डिटेल चाहिए, जबकि ओनर जो है डायरेक्ट मैकेनिक से कनेक्टेड नहीं है, वो कार से कनेक्टेड है। मतलब कार और ओनर का रिलेशन है और मैकेनिक और कार का रिलेशन ऐसे है, लेकिन मैकेनिक डायरेक्टली ओनर से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी हैज वन थ्रू रिलेशन से क्या है, मैकेनिक जो है
वो ओनर्स की डिटेल निकाल सकता है कार के रिलेशन के थ्रू। इसको बोला जाता है हैज वन थ्रू। इसको सिंपल वे में ये समझते हैं कि जो बीच का इंटरमीडिएटर होता है उसको हम गायब कर देते हैं, जैसे कि कार। यहाँ पे कार जो है इंटरमीडिएटर है इन दोनों के बीच में, इसको गायब कर देते हैं। तो ये होता है हैज वन थ्रू। इसको प्रैक्टिकली आप जब करेंगे तब ज्यादा सही। हैज मैनी थ्रू, इसमें भी सेम यही है कि जो बीच का इंटरमीडिएटर इसको गायब कर देंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट डिटेल निकाल तो हम निकाल पाएंगे इन्वायरमेंट के थ्रू, लेकिन इन्वायरमेंट की डिटेल हमें नहीं चाहिए। A project model might access many deployment models through an intermediate environment। कि भाई इसकी इंटरमीडिएटरी होगी लेकिन हमें इसकी डिटेल नहीं चाहिए, मेरे को इसकी और इसकी डिटेल चाहिए। तो ये हो गया हैज मैनी थ्रू। इसमें ज्यादा चीजें एक से ज्यादा। वन टू वन पॉलीमॉर्फिक, ये क्या है ना, ये आपका जो वन टू वन रिलेशन है उसी को थोड़ा सा और एडवांस बनाता है। वन टू वन में क्या था कि एक स्टूडेंट टेबल थी, उसका एक प्रोफाइल। अब इसमें क्या है कि जी ठीक है स्टूडेंट का एक प्रोफाइल था, मुझे टीचर का एक प्रोफाइल बनाना। तो इसको बिगिनर क्या करेगा, एक टीचर की टेबल बनाएगा, एक उसकी प्रोफाइल की टेबल भी बना देगा। अब कल को रिक्वायरमेंट आई जी एक ना एम्प्लॉय का भी प्रोफाइल बनाना, तो वो एम्प्लॉय की भी टेबल बना देगा, एम्प्लॉय की प्रोफाइल बना देगा। एक बिगिनर ऐसा करेगा। जबकि वन टू वन पॉलीमॉर्फिक क्या करता है, ये हमारे टेबल्स को कम देता है। इसका कहना है जी देखो, आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, एक प्रोफाइल टेबल है, ठीक है, आप स्टूडेंट के प्रोफाइल बनाओ। आप एक तीसरी टेबल बनाओ टीचर, और टीचर में क्या करो, टीचर बनाओ। अब टीचर की प्रोफाइल टेबल मत बनाओ, जो आपकी प्रोफाइल टेबल थी ना उसी में कॉलम बना लो प्रोफाइल्स टाइप और प्रोफाइल्स आईडी। प्रोफाइल्स टाइप में आप सेव करो कि प्रोफाइल किसका है, टीचर का है कि स्टूडेंट का है। प्रोफाइल आईडी में क्या करो, उसकी आईडी सेव कर लो कि टीचर की आईडी है कि स्टूडेंट की आईडी है। तो इस तरीके से इन फ्यूचर कल को किसी और का प्रोफाइल बनाना पड़ा तो सिर्फ एक ही टेबल बनाएंगे, उसकी प्रोफाइल टेबल नहीं बनाएंगे, वो इसी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये होता है वन टू वन पॉलीमॉर्फिक। वन टू मैनी में भी ऐसा ही है, स्टूडेंट टीचर कमेंट, कि भाई स्टूडेंट में मल्टीपल कमेंट कर सकता है, टीचर भी कर सकता है। तो कमेंट टेबल में क्या करेंगे, हम टाइप और आईडी स्टोर करा लेंगे कि टीचर ने कमेंट किया है, कौन से टीचर ने किया। मैनी टू मैनी, स्टूडेंट टीचर सब्जेक्ट और सेबल, इसमें 4 टेबल कि भाई स्टूडेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, टीचर के बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसका जो रिलेशन है वो हम रखेंगे कोर सेबल्स। ये हो गया मैनी टू मैनी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सॉफ्ट डिलीट इन लारावेल, हाउ टू इंप्लीमेंट सॉफ्ट डिलीट। कि भाई सॉफ्ट डिलीट क्या है, इसको देखो सॉफ्ट डिलीट में भी पूछा जा सकता है और आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि लारावेल में ट्रैश सिस्टम कैसे बनाते हैं। सॉफ्ट डिलीट इज a very useful feature of Laravel. It is used to create trash system. It does not delete the data from the table. जब आप सॉफ्ट डिलीट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, आपके डाटा को डिलीट नहीं करता टेबल से। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस टेबल में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसकी मॉडल फाइल में आपको इसको इंपोर्ट कराना होगा। सबसे पहले सॉफ्ट डिलीट उसको यूज करना होगा, और जिस टेबल में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वहां पे जाके आपको एक कॉलम क्रिएट करना होगा डिलीटेड अंडरस्कोर एट। क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप कोई डाटा डिलीट करोगे ना इस कॉलम को अपडेट करता है। रियल में डाटा डिलीट नहीं करेगा, इस कॉलम को अपडेट कर देगा, इसमें टाइम ही अपडेट डाल देता है कि इस टाइम पे डाटा अपडेट हुआ। अब इसमें सॉफ्ट डिलीट में क्या होता है ना, हमें कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। 3-4 फंक्शन है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहला ओनली ट्रैश। ओनली ट्रैश का मतलब क्या है कि जो भी डाटा हमें डिलीट किया जो ट्रैश में है सिर्फ वो देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक अलग पेज बनाते हैं जहां पे हमें ट्रैश का डाटा देखना है। तो इस फंक्शन का काम है सिर्फ ट्रैश वाला डेटा लेकर आएगा। रीस्टोर का काम है इसको रीस्टोर कर देगा। ये क्या करेगा कि जो डिलीटेड एट है उसमें से आपके डेटा को हटा देगा, मतलब वापसी नॉर्मल कर देगा।
फोर्स डिलीट का काम होता है डाटा को परमानेंटली डिलीट कर देना। विद ट्रेस का काम होता है कि ये ट्रेस और अनट्रेस सारा डाटा लेकर आए। तो ये सॉफ्ट डिलीट के ना कुछ मेथड्स हैं जो हमें जरूरत पड़ती है जब भी हम सॉफ्ट डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिडलवेयर क्या है लारावेल? तो भाई लारावेल में मिडलवेयर क्या है ये बताओ। तो मिडलवेयर एक्ट्स लाइक अ बैरियर फॉर एनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। भाई मिडलवेयर क्या है? एक बैरियर के तरीके से काम करता है जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है। मिडलवेयर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को चेक करता है कि ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर ये ऑथेंटिकेटेड है तब तो इसको प्रोसीड करने दो, आगे जाने दो। अगर नहीं है तो इसको रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे या कहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लॉगिन कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे आप क्या कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद आपका पेज है डैशबोर्ड पेज। आप क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड पेज को डायरेक्ट ओपन कर। लारावेल क्या करेगा, डैशबोर्ड पेज को ओपन करने से पहले चेक करेगा कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो इसको लॉगिन पेज पे भेज दो, अगर लॉगिन है तो इसको डैशबोर्ड पेज पे भेज दो। तो ये जो चेकिंग वाला काम है ना, ये काम करता है मिडलवेयर। अब लारावेल में जो मिडलवेयर है तीन तरह के होते हैं, ग्लोबल मिडलवेयर, राउट मिडलवेयर, ग्रुप मिडलवेयर। ग्लोबल मिडलवेयर होता है जो कि आपकी पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए। राउट मिडलवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर पेज पे अप्लाई करना है आपको। ग्रुप मिडलवेयर होता है एक से ज्यादा मिडलवेयर का कॉम्बिनेशन, कि आपने 2-3 मिडलवेयर बनाए, उन सबका ग्रुप बना दिया और फिर उसको पर्टिकुलर राउट पे अप्लाई कर दिया या फिर ग्लोबल में जहां पे भी आप करना चाहते। मिडलवेयर कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू PHP आर्टिसन में एक मिडलवेयर और मिडलवेयर का नाम लिखना है। उसका यूज करने के लिए हमें कर्नल में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है उसको। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिस्ट आउट कॉमन PHP आर्टिसन कमांड्स। कि PHP आर्टिसन की कॉमन कमांड्स बता दो जनरली यूज करी जाती है। जैसे कि PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, मॉडल, माइग्रेशन। इसमें देखो दो कमांड आपको नई लग रही होगी अगर आप बिगिनर है, अप एंड डाउन। डाउन का यूज किया जाता है आपके प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस मोड पे डालने के लिए, अप का यूज किया जाता है मेंटेनेंस मोड हटाने के लिए। कभी कभी लारावेल में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे कि लारावेल के प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस मोड में कैसे डालेंगे, तो इस कमांड से डालेंगे PHP आर्टिसन डाउन। इस कमांड से आप अपने प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस मोड में डालोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लूमन? देखो ये क्वेश्चन जो है ना 18 नंबर लूमन, ये कहीं पूछा भी जाएगा कहीं नहीं भी पूछा जाएगा, तो इसका 50-50 चांस है, लेकिन पता होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लूमन क्या है ना, लूमन एक माइक्रो फ्रेमवर्क है लारावेल का। मतलब जो आप लारावेल इंस्टॉल करते हो इसी का छोटा भाई कह सकते हैं। इसमें बड़ी लिमिटेड चीजें होती है। ये यूजफुल होता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए API बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट में बना है और लारावेल में सिर्फ और सिर्फ आपको API बनानी है उसके और कुछ नहीं करना, तो लूमन ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि नॉर्मल जब हम लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है, जबकि लूमन में ऐसा नहीं होता। मैंने इंस्टॉल भी किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, यूजर्स राकेश और लूमन टेस्ट। लूमन में क्या होता है ना, बड़े लिमिटेड सी चीजें होती हैं। आप इसके अगर जाओ HTTP मिडलवेयर में जाओ, देखो इसमें बहुत कम मिडलवेयर है ही नहीं, सिर्फ ऑथेंटिकेट है, बाकी है ही। जबकि लारावेल में जाओगे ना आप, देखो लारावेल में गया मैं, HTTP और यहाँ पे HTTP मिडलवेयर, इसमें देख रहे हो कितने मिडलवेयर है। तो लूमन जो है ना लारावेल जैसा ही है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं इसमें। इसको काफी ज्यादा यूजफुल माना जाता है कि अगर आपको सिर्फ API बनानी है तो आप लूमन पे काम करो। आपको जरूरत नहीं है कि लारावेल इंस्टॉल करो और फिर वहां पे API बनाओ, क्योंकि वहां पे जरूरत से ज्यादा फाइल्स होती है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं। इसलिए इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया लूमन बताओ, लूमन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिस्ट आउट सम इम्पोर्टेंट पैकेजेस इन लारावेल। देखो ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि लारावेल में क्या होता है ना, लारावेल में उसके फीचर्स तो जो है वो तो है ही,
लेकिन इसमें हम ज्यादातर पैकेज के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर हमें कोई फीचर यूज करना है तो उसके लिए हमें पैकेज ढूंढना पड़ता है उसका। तो लारावेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट पैकेज है आपके नजर में तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ईमेल के पैकेजेस की बात करें तो उसके लिए 4 पैकेजेस है हमारे पास। ब्यूटी ईमेल, सैंडग्रिड, मेलगन, स्पाती, लारावेल मेल प्रीव्यू। ई कॉमर्स पैकेज की बात करें तो हमारे पास है ये बगिस्टो, गेट कैंडी, एमियोज, आवोरेट। ब्लॉगिंग पैकेज की बात करें तो पीजे ब्लॉग, कैनवस। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की बात करें तो हमारे पास है जेट स्ट्रीम, ब्रीज, सोशलाइट, इंटरेस्ट, रिंगवेक्स, पासपोर्ट, सैंक्टम। और टेस्टिंग और डिबगर की बात करें तो हमारे पास है बेहद, लारावेल डस्क, कोडसेप्शन और एटम, लारावेल डिबगर। तो ये कुछ पैकेजेस थे जो आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर इवेंट्स इन लारावेल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बिगिनर से हटका है, मतलब बिगिनर से थोड़ा इंटरमीडिएट में कह सकते हो कि भाई फ्रेशर से पूछा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ज्यादातर चांस है नहीं पूछा जाने का, क्योंकि बिगिनर का क्वेश्चन है ही नहीं इवेंट। है क्या इवेंट, चलो समझते हैं। वो तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे कि वो पूछेगा नहीं पूछेगा। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छा है आपके लिए, तो नहीं पूछ रहा तो भी कोई दिक्कत है, पूछ रहा है तो आपके काम आ जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है देखो, एन इवेंट, कि भाई इवेंट है क्या लारावेल में, इसकी क्या जरूरत है। एन इवेंट कैन बी ट्रिगर्ड व्हेनेवर समथिंग अकर्स इन आवर कोड। इवेंट इज ए ग्रेट टूल इन अ लारावेल to decouple different parts of your application। कि भाई इवेंट जो है ना, हम जब यूज करते हैं जब हमारे कोड में कुछ होता है, जब हम कुछ करना चाहते हैं। इवेंट जो है लारावेल में इसलिए यूज किया जाता है कि अपने कोड के ना टुकड़े कर सके, हिस्से कर दे अलग अलग। एग्जाम्पल से समझा करो। एग्जाम्पल, एक यूजर ने कुछ खरीदा वेबसाइट, तो खरीदते के साथ हमारे पास कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हुए कि इनवॉइस बन जाना चाहिए उसका, उसके पास मेल चली जानी चाहिए यूजर के पास कि देखो भाई ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये ऑर्डर लग गया। एडमिन के पास भी मेल चली जानी चाहिए कि भाई देखो इस यूजर ने ये ऑर्डर करा है। यूजर के पास मैसेज भी चला जाना चाहिए, फिर एडमिन पे भी मैसेज चला जाना चाहिए। अब ये सारे टास्क एक बिगिनर क्या करेगा, अपने कंट्रोलर में जाएगा, जो ऑर्डर फंक्शन होगा वहीं पे सब लिख डालेगा। एक बिगिनर ऐसा ही करेगा कि वहीं पर सब लिख देगा, इनवॉइस क्रिएट करने का कोड, ईमेल भेजने का, मैसेज भेजने का, ये वो सब एक जगह लिख देगा। इवेंट ये कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा मत करो। इवेंट ये कह रहा है ऑर्डर फंक्शन का काम है ऑर्डर लगाना, ऑर्डर इंसर्ट करना, उसको वही करने दो। इन कामों के लिए आप क्या करो, अलग अलग इवेंट्स बना लो, लिसनर बना लो, और उनको ये टास्क असाइन कर दो कि भाई अगर ये चीज होगी तो ऐसा करना है। जब यहाँ लिखा है, if you try to combine each of these tasks into one controller, you would be tightly coupling your code. Most programmers agree that decoupled code is the way to go. Your invoice controller should not know how to notify the administrator. It should only know how to manage invoice। जो भी बढ़िया लिखा है कि भाई आप चाहो तो कोशिश करके आप एक ही जगह लिख सकते हो ऐसा, लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामर्स, एक एक्सपीरियंस डेवलपर्स ऐसा कहते हैं कि आप अपने कोड को टुकड़ों में डिवाइड कर दो, जिस फंक्शन का जो काम है आप उससे वही काम करवाओ। तो ये क्या कर रहा है, जैसे एग्जांपल इसने बोला कि देखो इनवॉइस कंट्रोलर का काम नहीं है ये कि मैसेज भेजे। इनवॉइस कंट्रोलर का काम है कि इनवॉइस बनाए। मैसेज कंट्रोलर काम है मैसेज भेजे। ईमेल कंट्रोलर काम है ईमेल भेजे। तो इसको क्या करो, आप अलग अलग करो काम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इवेंट बनाते हैं। वो इवेंट हमारा इवेंट फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाता है। फिर हम उसके लिए लिसनर बनाते हैं, जिसको देखो मैंने पूरा बताया नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं, उसका लिसनर बनाते हैं, फिर उसको प्रोवाइडर में जाके रजिस्टर करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ये आप कह सकते हो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है कि भाई एक ही जगह सारी खिचड़ी नहीं बनानी है,
अपने कोड को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हिस्सों में लिखना है, तरीके से लिखना है, ताकि वो कोड आसानी से मैनेज किया जा सके। तो ये होता है इवेंट्स। व्हाट इज एन ऑब्जर्वर? ये भी देखो उससे मिलता जुलता है। ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड टू ग्रुप इवेंट लिसनर फॉर मॉडल एलोक्वेंट। देखो इवेंट की बात करी थी उसने कंट्रोलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जर्वर की बात कर रहा है ये मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जर्वर आर यूज्ड टू ग्रुप इवेंट लिसनर फॉर ए मॉडल एलोक्वेंट। Laravel observer will listener events for model eloquent method like create, update and delete. When you need to do something like logic, add before or after create record, delete record, update record, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इंसर्ट कर रहे हो डाटा। अब डाटा इंसर्ट करने से पहले कोई लॉजिक आपको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोडक्ट की आईडी जनरेट करनी, एम्प्लॉय की आईडी जनरेट करनी, मतलब इंसर्ट करने से पहले कोई लॉजिक है मेरे पास। तो इसका कहना है कि भाई उसको आप इंसर्ट वाले फंक्शन मत लिख देना, जो भी हम करते हैं ऐसा। इंसर्ट फंक्शन है, वहीं पर लॉजिक बनाया, वहीं पे इंसर्ट का कोड लिखा, उसको इंसर्ट करा। इसका कहना है नहीं ऐसा मत करो। आप क्या करो कि जो लॉजिक आपने बनाया उसको अलग लिखो और फिर उसको यूज करो। कैसे? ये कहता है कि भैया आप ऑब्जर्वर बनाओ, ऑब्जर्वर बनाओ और इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में बूट मेथड में जाकर उसको रजिस्टर करो। उसके बाद आप क्या करो, अपने कोड को सेपरेटली यूज करो, एक ही जगह मत लिखो। तो ये होता है ऑब्जर्वर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ऑब्जर्वर ना सेम टू सेम आपका इवेंट जैसा है, लेकिन ऑब्जर्वर काम करता है मॉडल। जैसे एग्जांपल इसमें देखो, एग्जांपल से समझो। फर्स्ट एग्जांपल इसने दिया, टू इंसर्ट प्रोडक्ट वी वांट टू जनरेट यूनिक आईडी फॉर दैट। ऐसे सेकंड एग्जांपल दिया, वी हैव टू टेबल पोस्ट एंड कमेंट्स, वी वांट टू डिलीट, वी वांट व्हेन वी डिलीट पोस्ट देन ऑल द कमेंट्स शुड बी डिलीटेड। कि भाई मैंने एक पोस्ट डिलीट करी, मैं चाहता हूँ उस पोस्ट से रिलेटेड सारी कमेंट भी डिलीट हो जानी चाहिए। तो इसका कहना है कि वो लॉजिक आप डिलीट, जहाँ पोस्ट को डिलीट कर रहे हो वहां मत लिखो, उसको ऑब्जर्वर पे छोड़ दो, अलग ले लो, वो करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे कोड को ना अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है, कोड को मैनेज कर रहा है, इजी कर रहा है थोड़ा सा। बिगिनर को लगता है कि यार मैं क्यों इधर लिखूं उधर लिखूं, ये लिख देता हूँ एक ही जगह, इजी हो जाएगा। इजी नहीं हो जाएगा, काम खराब कर रहा है आपके कोड की जो रीडेबिलिटी है ना, कि सिंपल, वो खराब कर रहा है। सिंपल तो रहा ही नहीं फिर। तो इसीलिए इन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। ये क्या करते हैं ना, आपको बिगिनर से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे ले आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर मेथड इन लारावेल। तो भाई कर्सर मेथड क्या है? ये क्वेश्चन है आपका परफॉर्मेंस के ऊपर। Cursor method is used to reduce memory usage in Laravel. It is used when we have a large data set. Then use this method. Reduce memory consumption. कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको कर्सर मेथड की नॉलेज होनी चाहिए। कर्सर के जैसे एक होता है चंक, उसका भी यूज यही है। तो हम कर्सर की बात करते हैं। The cursor method allows us to iterate through our database using a cursor which will only execute a single query. While processing large amounts of data, the cursor method may be used to reduce your memory usage greatly. देखो कैसे, आपको क्या करना है, जब आप लूप चलाते हैं तो इसने लिखा cursor as used, तो ये क्या करेगा, the cursor example will only load one record. ये क्या करेगा, डाटाबेस से एक ही रिकॉर्ड लाएगा एक बार। नॉर्मली क्या होता है कि वो डाटाबेस से सारा डाटा लाके मेमोरी में रख देता है, फिर लूप क्या करता है, उस मेमोरी से निकाल कर अंदर प्रिंट कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है। जबकि कर्सर क्या करता है, डाटाबेस से डाटा एक ही लेके आएगा, वो प्रिंट करेगा, फिर दूसरा लेके आएगा, फिर वो प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, क्योंकि एक एक करके डाटा ला रहा है, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी हमारी कम कंज्यूम होती है। अगर आप चाहते हो कि मेमोरी भी कम कंज्यूम हो, डाटाबेस एग्जीक्यूशन भी थोड़ा फास्ट हो, तो इसका एक मिलता जुलता भाई बंधु है चंक, आप उसको यूज कर सकते हो। चंक में क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं कि एक बार में ना
100 डाटा ले आओ, तो ये 100 डाटा ला के मेमोरी में रख देंगे और फिर उसको हम प्रिंट कर देंगे, फिर उसके बाद 100 ले आएगा फिर प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होनी चाहिए कर्सर की और चंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ डीडी। ये था हमारा 22 और देखो यहाँ आ गया 26, गलत नंबरिंग कर रखे, सॉरी 23। व्हाट इज द यूज ऑफ डीडी। अब देखो डीडी जो है ना, किसी से पूछ भी लिया था, किसी से नहीं भी पूछा जाता है। डीडी का यूज करते हैं टेस्टिंग पर्पज से। होता क्या है कि डाटाबेस से डाटा लेकर आ रहे हैं, अब उसको मेरे को ना चेक करना है कि क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीडी। डीडी की फुल फॉर्म है डंप एंड डाई। इट इज ए हेल्पर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डंप ए वेरिएबल कंटेंट टू द ब्राउज़र। सिंपल वे में कह सकते हो कि भैया टेस्टिंग करने के लिए हम ये चेक करना चाहते हैं क्या डाटा मिल रहा है, तो उसके लिए हम डीडी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, व्हाट इज टिंकर। ये कहना ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, कोई पूछता भी है कोई नहीं भी पूछता, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी चल जाए। टिंकर क्या है ना, टिंकर एक कमांड लाइन टूल है जिसका हम यूज करते हैं फेक डाटा इंसर्ट करने के लिए। जैसे हमने सीडर देखा था, सीडर का यूज कर रहे थे, लेकिन सीडर के लिए हमें क्या है, एक पेज बनाना पड़ेगा, राउट क्रिएट करना पड़ेगा उस तरीके से। टिंकर भी ऐसे ही मिलता जुलता है। टिंकर ना इस तरीके से लिखते हैं, PHP आर्टिसन टिंकर यूजर फैक्ट्री काउंट 5 क्रिएट। ये क्या करेगा, 5 डाटा इंसर्ट कर देगा डम। तो ये मिलता जुलता है सीडर से। अगर आप सीडर जानते, जरूरी नहीं है आपको टिंकर का पता हो, ये ऑप्शनल है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ये कम पूछा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज थ्रॉटलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैंने यहाँ पे छोटे मोटे मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन है एपीआई का वो नहीं रखे, तो बड़े एपीआई हाउ टू क्रिएट एपीआई वो चीज नहीं रखे मैंने। ये एपीआई का क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कोई आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है थ्रॉटलिंग क्या है, या कोई आपसे इस तरीके से पूछेगा कि एपीआई में रेट लिमिट क्या होती है। तो देखो थ्रॉटलिंग समझते, थ्रॉटलिंग इज ए प्रोसेस टू रेट लिमिट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर आईपी। अब रेट लिमिट क्या है, रेट लिमिट का मतलब होता है कि आपके एपीआई का जो यूआरएल है वो 1 सेकंड में, वो 1 मिनट में कितनी बार हिट हो सकता है, उस पर लिमिट लगाना। उस पर अगर हम लिमिट नहीं लगाते तो डीडोस का अटैक होता है। तो हम अटैक से बचने के लिए पर्टिकुलर आईपी से ये जरूर लगाते हैं रेट लिमिट। रेट लिमिट का मतलब है कि ऐसा ना हो कि एक आईपी से हमने किसी ने बोर्ड चला दिया और एक ही सेकंड में हजारों रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं, तो हम क्या करते हैं रेट लिमिट लगाते हैं इस तरीके जैसे इसने लगाई। देखो थ्रोटल 10:1, इसका मतलब है कि 1 मिनट में 10 रिक्वेस्ट आएंगी, बस 10 रिक्वेस्ट से ज्यादा जैसे ही होंगी एरर थ्रो कर देगा। ये होता है थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग का मतलब है कि अपनी एपीआई पे रेट लिमिट लगाना कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी से 1 मिनट में इतनी बार हिट हो सकता है। ये हम अटैक से बचने के लिए करते हैं, अपनी एपीआई को सिक्योर करने के लिए ऐसा करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन, सॉरी 23, 24, 25, ये आपका हो गया 26। डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बिगिनर से, क्योंकि बिगिनर्स को ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, दोनों मिलते जुलते सकते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखने में सुनने में एक जैसे लगता है लेकिन काफी डिफरेंस है, देखो समझते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर यूज्ड इन द सिक्योरिटी वर्ल्ड। They might sound similar but are completely different from each other. Authentication is used to authenticate someone's identity, whereas authorization is a way to provide permission to someone to access particular resource. Authentication में हम क्या करते हैं, किसी की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करते हैं, ये कौन सा बंदा है, कौन सा यूजर है। ऑथराइजेशन हम ये देखते हैं कि अच्छा ये बंदा है, इसको क्या क्या दिखाना है, कौन कौन से एक्सेस, कौन कौन से राइट्स है इसके पास। ऑथराइजेशन में राइट्स देखे जाते हैं, ऑथेंटिकेशन में आइडेंटिटी देखी जाती है। इसी में देखो और डिफरेंस देखते हैं। जैसा पहले डिफरेंस तो वही हो गया, ऑथेंटिकेशन में आइडेंटिटी देखी जाती है और
ऑथराइजेशन में परमिशंस देखी जाती है। सेकंड नंबर है कि इट इज यूजली परफॉर्म बिफोर द ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन जो ऑथराइजेशन से पहले परफॉर्म किया जाता है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के बाद भी परफॉर्म हो सकता है। इट रिक्वायर्स द लॉगिन डिटेल ऑफ द यूजर सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, etc. इट रिक्वायर्स द यूजर प्रिविलेजेस और सिक्योरिटी लोग। भाई ऑथेंटिकेशन में तो मैंडेटरी है, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड होगा तभी ऑथेंटिकेट होगा। ऑथराइजेशन में ऐसा कुछ नहीं। ऑथराइजेशन में तो ये देखा जाएगा कि ये जो बंदा यूज कर रहा है इसको क्या क्या राइट्स है, हालांकि होगा लॉगिन के बाद में। एग्जाम्पल, एंटरिंग अ लॉगिन डिटेल इज नेसेसरी टू ऑथेंटिकेट आप, और इसमें क्या, आफ्टर यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड दे कैन एक्सेस एंड वर्क ऑन सर्टेन फंक्शन ओनली एज पर द रोल। ये एग्जाम्पल दिखा दिया कि भाई ऑथेंटिकेशन लॉगिन पासवर्ड वाला होता है, और इसमें क्या होता है कि अच्छा लॉगिन हो गया, उसका जो भी रोल है तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा। ऑथेंटिकेशन में क्या है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल कैन बी पार्शली चेंज्ड बाय द यूजर्स फॉर द रिक्वायरमेंट। ऑथेंटिकेशन में क्या है, यूजर जो है अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, जबकि ऑथराइजेशन में अपने परमिशंस को कुछ नहीं कर सकता। जो परमिशन है वो परमिशंस के राइट्स को यूजर अपना खुद से चेंज नहीं कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ये क्वेश्चन देखो किसी से पूछा जाता है और किसी से नहीं भी पूछा जाता है। रिक्वेस्ट मेथड, ये हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन। रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल ऑफ ए लारावेल। ये क्वेश्चन ना लारावेल के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है कि लारावेल किस तरीके से काम करता है, ये एक बिगिनर को पता है कि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का मतलब है कि लारावेल वर्क कैसे करता है, लारावेल लोड जो होता है स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। तो ये देखो होता क्या है, सबसे पहले लारावेल जो है आपकी इस फाइल को रीड करता है, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php, ये एंट्री पॉइंट होता है। इसके बाद ये क्या करता है, index.php जाता है बूटस्ट्रैप फोल्डर में app.php। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है आपका ऐप के अंदर HTTP कर्नल। ये कर्नल क्या करता है कि जो भी लारावेल की जितने भी मेन चीजें हैं उन सबको ये लोड करता है, जैसे कि कॉन्फ़िगर लॉगिंग, एनवायरनमेंट फाइल्स, मिडलवेयर, इन सबको क्या करता है, ये लोड करता है। और जब सारी चीजें लोड हो जाती हैं तो ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर को लोड करता है और उसको एक्शन देता है कि भाई देखो ये चीजें करनी है। सर्विस प्रोवाइडर में सबसे मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका राउट सर्विस प्रोवाइडर। राउट सर्विस प्रोवाइडर जाके देखता है कि अच्छा कौन कौन से राउट्स बने हैं, और फिर जोन से राउट्स बने उस पर कौन से कंट्रोलर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से इसके स्टेप्स होते हैं। तो इसके स्टेप भी क्या था, पहले index.php पे गया, फिर app.php पे गया, फिर कर्नल ने सारी चीजें लोड करी, फिर कर्नल में से जो सर्विस प्रोवाइडर था, राउट सर्विस प्रोवाइडर, उसने चेक किया कि कौन सा पेज लोड करना है, उसके बाद जाके लोड होता है, मतलब हमारा पेज चलता है। तो ये चीजें ना आपको रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए लारावेल की कि काम किस तरीके से करता है। अब क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर फसाड्स। फसाड्स कि भाई फसाड्स क्या है लारावेल। ये बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता, मतलब 50-50 वाला चांस है। चलो समझते हैं फसाड क्या है। फसाड जो है एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है, मतलब फसाड जो है कोडिंग लिखने का तरीका है। भाई क्या है ये कोडिंग लिखने का तरीका, मतलब क्या। फसाड का कहना ये है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या करो, उन कॉम्प्लेक्स कोड को अलग अलग क्लास में डिवाइड करो। ठीक है जी, कर दिया, जैसे कि ये हो गया क्लास 1, ये हो गया क्लास 2, इसमें अपने अपने कॉम्प्लेक्स कोड हमने लिख दिए। अब फसाड का कहना है कि इन दोनों का ग्रुप करके एक अलग क्लास बना दो और उसको एक बहुत ही सिंपल सा नाम दे दो जो कि क्लाइंट उसको आसानी से याद रख सके। तो ये जो पैटर्न आपने देखा ना कि एक कॉम्प्लिकेटेड क्लास थी, एक दूसरी भी थी, इन दोनों को जोड़ के एक क्लास बनाई, उसको हमने सिंपल नाम दे दिया,
तो ये चीज, इस पैटर्न को बोला जाता है फसाड। अगर लारावेल में एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो देखो हम यूज करते हैं ये कमांड, मतलब अगर हमें क्वेरी बिल्डर यूज करना है तो हम डीबी फसाड यूज करते हैं। अगर हमें क्वेरी बिल्डर यूज करना है तो हम डीबी फसाड यूज करते हैं, या फिर हमें ऑथेंटिकेशन यूज करनी है तो और फसाड यूज करते हैं। तो हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि डीबी, ये डीबी ऑथ, हम पूरा नाम नहीं लिखते क्लास का कि इस तरीके से ये और ऐसा ऐसा, मतलब पूरा बड़ा से लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखते। तो फसाड क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी, अलग अलग क्लासेस की, उनको ग्रुप करके सिंपल तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। ये चीज होती है फसाड्स। आगे देखते हैं जरा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये हमारा क्वेश्चन है 29। व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये भी बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। शुरू के जितने क्वेश्चंस थे 25 से ऊपर ऊपर वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब उसके बाद भी ये जो लास्ट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्या है कि एक फ्रेशर से पूछे जाते भी हैं और नहीं भी जाते, कहीं कहीं ये डिपेंड करता है कंप्लीट टू कंप्लीट। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये भी एक डिजाइन पैटर्न, मतलब ये भी एक कोडिंग लिखने का तरीका है। क्या है ये देखो, एग्जांपल से समझाता हूँ। डिपेंडेंस, पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न that is used in a software development to manage the dependencies between different components or objects of an application. In a Laravel, dependency injection is implemented using a service container which is powerful for managing dependencies in your application. क्या है देखो, Laravel point of view से समझा कि हमने क्या करा, एक सर्विस यूज करी, ईमेल सर्विस, कि भाई ईमेल भेजनी है यूजर कंट्रोलर में, हमें इसको यूज करना है। तो इस ईमेल सर्विस को हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में लोड कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर में लोड करने से क्या है कि इसे हम अपने कंट्रोलर में जोन जोन से फंक्शन में यूज करना है, हम इस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये जो सर्विस को हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लोड किया ना, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमेशा या तो कंस्ट्रक्टर में होगा या फिर सेटर मेथड में होगा। एक सर्विस जिसको आपने कंस्ट्रक्टर में आके इंजेक्ट किया और उसके बाद आप इस क्लास में यूज कर पा रहे हो, इस चीज को बोला जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। नाम बड़ा खतरनाक सा है लेकिन बड़ा सिंपल है कि आप एक क्लास को, एक सर्विस को पहले कंस्ट्रक्टर में लोड करवा रहे हो, फिर उसको अपनी क्लास में यूज कर रहे हो। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक एग्जाम्पल है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमेशा कंस्ट्रक्टर और सेटर मेथड में ही कॉल होता है, उसके बाद यूज होता है। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहाँ देखो इसने एग्जाम्पल को समझाया भी है। इन दिस एग्जाम्पल द ईमेल सर्विस क्लास इज इंजेक्टेड इनटू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द यूजर कंट्रोलर। दिस मीन्स दैट एवरी इंस्टांस ऑफ द यूजर कंट्रोलर विल हैव टू एक्सेस द इंस्टांस ऑफ ईमेल सर्विस। जैसे ये कह रहा है कि भाई हमने क्या करा, ईमेल सर्विस को कंस्ट्रक्टर में जाके इंजेक्ट किया, यानी कि अब यूजर कंट्रोलर जो है, यूजर कंट्रोलर में हम इस ईमेल सर्विस को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। द सेंड मेल मेथड देन यूजेस द ईमेल सर्विस प्रॉपर्टी टू सेंड एन ईमेल। अब देखो अभी कह रहा है कि बाय यूजिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन दिस वे the user controller class is decoupled from the email service, making it easier to change। आप समझते हैं कि भाई ऐसा करा क्यों मैंने, मेरे को ईमेल का कोड लिखना था, मैं जाता उस फंक्शन में डायरेक्ट ईमेल का कोड लिख लेता। मेरे को ऐसा करने की क्या जरूरत है कि पहले मैं ईमेल सर्विस यूज करूं, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कराऊं, फिर मैं उसको यूज करूं। लारावेल का कहना है देखो जी, ईमेल का काम अलग था, ईमेल की सर्विस अलग थी, वो हमने अलग रखी, आपने यूज कर ली। अब इन फ्यूचर अगर मेरे को ईमेल की सर्विस में कुछ एड ऑन करना है, कुछ हटाना है, तो मैं आसानी से कर पाऊंगा। भाई हमारा कोड अलग अलग, हम आसानी से चेंज कर पाएंगे। अगर मैं यूजर कंट्रोलर में ही ईमेल का कोड लिख देता, इन फ्यूचर अगर मेरे को ईमेल सर्विस में कुछ एड ऑन करना होता तो मेरे को दिक्कत होती। मैं यूजर कंट्रोलर में करता हूँ, कहीं कहीं कॉल करवा रखा है तो हर जगह जाकर करना पड़ता है। तो ये है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन कि एक क्लास अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करके, इस चीज को बोल रहे हैं हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा है 29 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड ही है ये 30 क्वेश्चन। सर्विस कंटेनर, सर्विस कंटेनर जो है ना, ये द सर्विस कंटेनर इज ए पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग क्लास डिपेंडेंसीज एंड परफॉर्मिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि अगर आपको लारावेल में डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करनी है तो उसके लिए हमें सर्विस इंपोर्ट करानी पड़ती है, सर्विस कंटेनर यूज करना पड़ता है। तो यही चीज है हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सर्विस कंटेनर बता रहे हो। तो ये हमारे कुछ मेन क्वेश्चंस थे लारावेल के जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।